तो जर्नल बनाना हम सीख चुके हैं, हमने एक सिंपल जर्नल बना लिया, साथ में हमने उसका लेजर अकाउंट भी बना लिया। लेकिन जर्नल क्या होता है? जर्नल एक रियल लाइफ सिचुएशन होती है। अकाउंट्स जब आप जब आप बिजनेस रन करते हैं तो कोई भी बहुत पढ़ी लिखी चीज़ें आपके सामने नहीं आती हैं, वो चलता रहता है। तो जब वो चलता रहता है तो नित नए ऑब्जर्वेशंस आते हैं। जर्नल बीइंग द प्राइमरी बुक ऑफ एंट्री, उसके थ्रू किसी भी एंट्री का पास होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि बिजनेस इतना ऑनगोइंग चीज़ होती है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए आप कभी भी तैयार नहीं होते, नित नए ट्रांजैक्शंस आते रहते हैं जिनको आपको जर्नल के थ्रू एंट्री करना है। अगर जर्नल में एंट्री नहीं गई तो फिर वो एंट्री आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं बनेगी। तो कोई लिमिट नहीं होती है, कितनी वैरायटी हो सकती है। आपने किसी को लोन दिया, जर्नल एंट्री लोन लिया, जर्नल एंट्री रीपेमेंट किया, सेल किया, परचेज किया, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट दिया, कुछ भी हुआ, इट हैज़ टू पास थ्रू दी जर्नल एंट्री, तभी वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट बनेगी। तो हमारे सिलेबस में कुछ लिमिटेड एंट्रीज हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है अपने आप में, तो हम लोग उन पे फोकस करेंगे। और अगर आप अच्छे से सीखोगे ना तो आपको करने में मज़ा भी बहुत आएगा। तो इसी सीरीज़ में आज जो हम सेगमेंट उठा रहे हैं उसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। स्टार्ट करने से पहले मैं इतना सा ब्रीफिंग देना चाहूँगी कि ये होता क्या है। डिस्काउंट तो डिस्काउंट है, अगर आप सप्लायर हैं तो ये आपके लिए एक लॉस है स्ट्रेट, लेकिन अगर आप परचेजर हैं तो ये आपके लिए गेन है। अब ये दो डिस्काउंट का नाम मैंने क्यों लिया, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट? ये मैंने दो नाम इसलिए लिया क्योंकि इन दोनों का नेचर अलग अलग है और इनका जो प्रेजेंटेशन है, जो अकाउंटिंग है, वो भी अलग है। पहला डिस्काउंट जब आप माल खरीदते हैं, अगर आप परचेजर एंड से बात करें, एक ही तरफ से हम बात करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। जब आप माल खरीद रहे हैं तो एक डिस्काउंट आपको मिल रहा है माल खरीदने पे। आपने माल खरीदा और ये डिस्काउंट के आप हकदार हो गए। कैसे? आप मॉल में गए, आपने कोई शोरूम देखा, बाय 1 गेट 1 फ्री, 50% डिस्काउंट। आपने जैसे ही कोई माल खरीदा, आप इसके एलिजिबिलिटी आपकी आ गई। अब दूसरा डिस्काउंट वो है कैश डिस्काउंट, 100 रुपीज कैश बैक इफ पेड थ्रू एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। समझ में आ गई बात? सिंपल टर्म्स में बता रही हूं आपको। अगर आप एक्सिस बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 100 रुपए का कैशबैक आपको मिलेगा। ये वाला जो डिस्काउंट था, इसे परचेज से कोई लेना देना नहीं था, और जो परचेज वाला डिस्काउंट था उसको पेमेंट से कोई लेना देना नहीं था। परचेज वाले डिस्काउंट को कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट और पेमेंट वाले डिस्काउंट को कहते हैं कैश डिस्काउंट। अब इसकी अकाउंटिंग में फर्क क्या है? ट्रेड डिस्काउंट एज अ डिस्काउंट बुक्स में कहीं दिखाया ही नहीं जाता। अगर आप माल खरीद रहे हैं तो आप उस डिस्काउंट को अपनी परचेजेस से ही घटा देंगे, उसको कहीं बुक्स में दिखाएंगे ही नहीं। और अगर आप माल बेच रहे हैं तो आप उसको अपनी सेल में से घटा देंगे। लेकिन जो कैश डिस्काउंट है वो परचेजर है तो अपने रेवेन्यू में दिखाएगा और सेलर है तो अपने एक्सपेंस में दिखाएगा। बात समझ में आ रही है? दोबारा सुनिएगा ध्यान से, आपको ये पूरी बात अच्छे से समझ में भी आएगी और तब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको एक अलग ही मजा आएगा। दूसरी चीज, ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाया जाता है, कैश डिस्काउंट बाद में। अगर किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा लिखा है 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट, और आप सोचो कि 25 जोड़ देते हैं, एक साथ घटा देंगे, गलत। जो लिस्ट प्राइस है उसमें से पहले ट्रेड डिस्काउंट घटाया जाएगा, जो बच जाएगा उसमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। बात समझ में आई? अब इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए अब हम लोग चलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स पे। एक और इसी से एसोसिएटेड पॉइंट होता है रिबेट। रिबेट क्या होता है इसको चलो बाद में अलग से बताएंगे। अभी फिलहाल हम फोकस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट पे। बहुत ही प्यारा है, इसमें हम 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और मेरे हिसाब से तब तक आपको ये टॉपिक एकदम मस्त समझ में आ जाएगा और बहुत प्यारा है। इसमें हम एक छोटा सा कैलकुलेशन शीट बनाते हैं जिससे क्लैरिटी और ज़्यादा आ जाती है। ठीक है, शुरू करें? चलो, तो क्या सिखा दिया मैंने आपको? 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जो परचेज के समय मिलता है वो है ट्रेड डिस्काउंट, जो पेमेंट के समय मिलता है वो कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता, कैश डिस्काउंट दिखाया जाता है। तीसरी चीज़, ट्रेड डिस्काउंट पहले लगाया जाता है और बचे हुए फिगर पे कैश डिस्काउंट लगता है। क्लियर? चलो अब हम शुरू करते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। आपने मोहन से माल खरीदा। जब आप माल खरीद रहे हैं तो आप परचेज कर रहे हैं। परचेज एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो आपने क्या किया? परचेज को डेबिट कर दिया। माल कितने का था? 10,000 का,
15% ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने। मैंने आपको बताया था 15% कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ है। बेस है आपके पास 10,000, 15% को हम 2 में स्प्लिट कर देते हैं, 10 और 5। 10% कितना हुआ, एक जीरो हटा दीजिए, एक जीरो हटाया तो बच गया 1,000 रुपये। और दूसरा निकालना है 5%, 5 मतलब 1000 को भी आधा कर दीजिए तो हो गया 500 रुपये। तो आपने 10,000 की आइटम पे 1500 का डिस्काउंट आपको मिल गया। अब उसमें से घटा दिया तो आ गया 8,500। 8,500 से हम एंट्री पास करेंगे। और क्यों 8,500 से एंट्री पास करेंगे, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं दिखाया जाता, वो आपके कोर ट्रांजैक्शन से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो ये 8,500, और आपने कुछ नहीं लिखा है कि कैश से खरीदा है, तो मोहन एज अ क्रेडिटर, एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट होके आपके यहाँ 8,500 रुपये से खड़ा हो जाएगा। सिंपल। चले नेक्स्ट पे चले, चलो। सेटल्ड द अकाउंट ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश अंडर द डिस्काउंट ऑफ 4%। अब मोहन को आपको देने थे 8,500 और आपको डिस्काउंट मिल गया कितने का, 4% का। मोहन को पेमेंट होनी थी इतनी। अब ये जो 4% का डिस्काउंट है ये मिला आपको कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये खरीदने पे नहीं मिल रहा है, ये पेमेंट पे मिल रहा है, तो दिस बिकम्स योर कैश डिस्काउंट। तो 8,500 का 4% जब आप कैलकुलेट करोगे, कैसे करोगे भाई, इसमें तो मेरा फॉर्मूला चलेगा नहीं, तो इंटू 4/100 ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। 0 0 0 0 काट दिया, जो रिजल्ट बच गया वो हो गया 85 इंटू 4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 340 रुपये। ये मिला आपको डिस्काउंट। तो आप इसमें से 340 माइनस कर देंगे, बाकी का ही तो आपको पेमेंट करना है ना, तो आप उसको 8,160 रुपये का पेमेंट करेंगे। इतना कैलकुलेशन आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, हाथ में चालू करना पड़ेगा। कैलकुलेटर यूज़ मत करिएगा क्योंकि बाद में आपको अलाउड नहीं होगा। अब ये है जितने का मोहन को पेमेंट देना था, ये है वो जितना डिस्काउंट आपको मिल गया, ये है जितना आपने पैसा दे दिया। सिंपल। इसकी हम सिंपल से एक जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री में क्या आएगा, मोहन जो कि लाइबिलिटी थी अब वो कम हो रही है, राइट। तो मोहन जो कि क्रेडिटर था वो कम हो रहा है, इसलिए डेबिट हो जाएगा कितने से, 8,500 से। पैसा हम 8,160 देंगे, लेकिन लाइबिलिटी हमारी पूरे से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें एक डिस्काउंट मिल रहा है जो कि रेवेन्यू है। रेवेन्यू का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, वो बढ़ रहा है हमारी बुक्स में तो डिस्काउंट आ गया। और बाकी का कैश जा रहा है, एसेट होता है, बेसिक साइड डेबिट होता है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। वो 8,160 रुपये से हमारे यहाँ से कम हो रहा है। एंट्री बन गई आपकी, कोई दिक्कत नहीं हुई। एंट्री इतने ही मक्खन तरीके से बनती है, एंट्री में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होता। कैलकुलेशन को समझना, उससे भी पहले सवाल को ढंग से पढ़ना ज़रूरी है। ठीक, आगे बढ़े हम लोग। बॉट गुड्स फॉर कैश ऑफ द लिस्ट प्राइस 50,000। अब आपने इसमें नगद में माल खरीदा, तो आप समझ लीजिए कि आपको ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जो कुछ भी मिलना है वो यही मिल जाएगा, क्योंकि आप नगद दे रहे हैं। तो खरीद भी अभी रहे हैं, पेमेंट भी अभी कर रहे हैं। खरीद पे ट्रेड डिस्काउंट, पेमेंट पे कैश डिस्काउंट, सब आपको यही मिल जाएगा। ऐसे में हम एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाते हैं जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो बॉट गुड्स फॉर द कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 50,000, तो 50,000 रुपये था मेरा लिस्ट प्राइस। ठीक, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट। मैंने अभी अभी बताया था कि दोनों को टोटल मत करके 25% मत निकाल देना, आंसर गलत हो जाएगा। पहले ट्रेड, जो बच गया उस पर कैश। तो 20%, अभी सिंपल मैंने बताया था कि 15% निकालना है, तो कैसे 20% निकालना है, तो सिंपल हो गया। 10% हुआ 5,000, तो 20% हुआ 10,000। ये आपका मिल गया ट्रेड डिस्काउंट। इसकी एंट्री कहीं नहीं जाती, ना 50,000 की जाएगी ना 10,000 की जाएगी, एंट्री शुरू होगी 40,000 से। अब इस पे 5% कैश डिस्काउंट, 5% बन गया 2,000 रुपये, ये हो गया 38,000। कैलकुलेशन यहां से शुरू हुई लेकिन एंट्री यहां बनेगी। ये है कितने का माल आपने खरीदा, तो ये बन गई आपकी परचेजेस, जिसको आपने कर दिया डेबिट। ये मिला आपको डिस्काउंट, तो ये है डिस्काउंट जो आपके लिए रेवेन्यू था, इसलिए हो गया क्रेडिट। और ये है कैश जो आपके पास से गया, ये भी हो गया क्रेडिट। सिंपल सी एंट्री है। परचेज अकाउंट DR 40,000, डिस्काउंट अलाउड, टू डिस्काउंट अलाउड 2,000 एंड टू कैश 38,000। एंट्री क्लोज, खत्म, 3 हो गई। चलते हैं अब चौथी एंट्री पे। सोल्ड गुड्स फॉर कैश
लिस्ट प्राइस 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट। थर्ड में और फोर्थ में फ़र्क सिर्फ इतना है, अमाउंट तो डेफिनेटली अलग है ही, फ़र्क इतना है कि आपका साइड बदल गया। थर्ड में आप परचेजर थे और यहाँ पर आप सेलर हैं। जब आप सेलर हैं तो आपको सेल हो रही है, पैसा आ रहा है, डिस्काउंट का लॉस हो रहा है। ये चीज़ कैलकुलेशन है, बताया कुछ नहीं है। लिस्ट प्राइस 20,000, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट यानी कि 2,000 हो गया हमारा ट्रेड डिस्काउंट, बन गया 18,000 रुपये। 3% कैश डिस्काउंट। अब एक बार फिर आपको 3% के लिए कोई ऐसा हैक नहीं होता, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो 18,000 इंटू 3/100, 10101010, ये 0, इसको आप निकालोगे तो बनेगा 540 रुपये। तो 540 रुपये का आपको डिस्काउंट लग गया, तो आपके पास बच गया 18,000। सॉरी, नंबर्स में कभी ओवरराइट नहीं करना चाहिए, वो हमेशा धोखा देते हैं बाद में। 17,160 रुपये का आपका ये है कैश, कहाँ चले गए भाई साहब, ये है आपका कैश डिस्काउंट और ये है आपका कैश जो आपने रिसीव किया। ठीक, एंट्री बना लेते हैं इसके, हम लोग यहाँ पर जगह हम यूज़ कर लेते हैं, एंट्री बना लेते हैं। और आपकी सेल हो रही है तो नीचे आ जाएगा टू सेल्स, क्यों? क्योंकि सेल रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, रेवेन्यू का बेसिक साइड क्रेडिट होता है, सेल बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। और ऊपर क्या आ जाएगा, 3% डिस्काउंट जो आपने दिया है वो आपका नुकसान है, आपका खर्चा है, इसलिए यहाँ पर आप लिख दीजिए डिस्काउंट अलाउड लिख देंगे तो भी ठीक है, केवल डिस्काउंट लिख देंगे तो भी ठीक है। ये आपका अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये एक एक्सपेंस है जो आपकी बुक्स में बढ़ रहा है, और साथ में कैश जो कि एक एसेट है और कैश आपके पास आ रहा है इसलिए वो भी डेबिट। यहाँ पर एंट्री आ गई, 18,000 का माल आपने बेचा था जिसमें आपने 540 रुपये का डिस्काउंट दे दिया और आपको नगद 160 रुपया प्राप्त हो गया। सिंपल। जब हम ये टेबल बना रहे थे तो जर्नल एंट्री को डेबिट क्रेडिट मिलान करना हमारे दिमाग में नहीं था, हम सिर्फ एक टेबल बना रहे थे। लेकिन जब हमने उस टेबल को अपनी जर्नल एंट्री फॉर्मेट में डाला तो हमने देखा कि वो ऑटोमेटिकली मैच कर रहा है। ये अकाउंट्स की ब्यूटी है। जब तक आप अकाउंट्स इस तरीके से करेंगे आपका सब्जेक्ट कभी गलत नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस कभी फेल नहीं होगा। लेकिन जब आप एंट्री मिलाने के लिए एंट्री करेंगे तो फिर भगवान भरोसे। समझ में आ गई चीज़ें? तो सिंपल सा था, हमारे चारों पॉइंट्स कवर हो गए हैं। अब हम लोग इसका एक और इलस्ट्रेशन उठाएंगे, फिर एक और उठाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो तब तक आपका ये पक्का हो जाएगा। अब मैंने पूरा समझा दिया है, आप सवाल को एक बार लीजिए, सॉल्व करिए, फिर मेरे बताए हुए सोल्यूशन से चेक करिए, सही हो जाता है बहुत अच्छी बात है। तब तक हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। अंडरस्टूड? तो ये दूसरी इलस्ट्रेशन आ गई हमारी। इसमें साथ में ये देखो यहाँ डेट्स भी दी हुई हैं। डेट्स का होने का क्या मतलब है कि जब जर्नल का फॉर्मेट अगर आपको याद हो तो उसमें पहला कॉलम डेट्स के लिए था, फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, फिर अमाउंट डीआर, अमाउंट सीआर, ये फॉर्मेट था। अब हम डेट के साथ डेट डाल के चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमको काम पूरा ही सीखना है ना, तो हम डेट्स डाल के चलेंगे। ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है, हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वास। आपने माल खरीदा विश्वास से, 1 लाख का माल था, 20% ट्रेड डिस्काउंट था। तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले हम सिंपल सा ये कर सकते हैं, 1 लाख रुपए का हमारा लिस्ट प्राइस था, 20% 1 लाख का यानी कि 10% हुआ 10,000, 20% हुआ 20,000। 20% हमने ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला क्योंकि हम खरीद रहे हैं, 80,000 तक हम पहुंच गए। क्लियर? 5% कैश डिस्काउंट भी आपको मिलना है, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट यहाँ केवल एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप उसके लिए एलिजिबल हुए हैं या नहीं हुए ये अगली लाइन बताएगी। आपने पेमेंट ही नहीं करी तो कैश डिस्काउंट किस बात का? इसलिए ट्रेड डिस्काउंट की एलिजिबिलिटी माल खरीदते ही हो जाती है, कैश डिस्काउंट की पेमेंट पे होती है। तो पहले देखो कि पेमेंट की है कि नहीं, तभी एलिजिबिलिटी बनेगी। मिलेगा आपको 5% कैश डिस्काउंट अगर आपने पेमेंट किया है तो, paid full amount at the time of purchase itself. Now you become eligible for 5% cash discount also. क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया तो 5% ऑफ कैश डिस्काउंट। 5% कितना हुआ? 80,000 है, आधा करेंगे, मतलब सॉरी 10% करेंगे 8,000, आधा करेंगे यानी 5% करेंगे तो 4,000, और कितना बच गया? 76,000 रुपीज। आपने तुरंत पेमेंट कर दिया, आपका कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ था यहाँ, लेकिन एंट्री शुरू होगी यहाँ से। 80,000 का आपने माल खरीदा है,
4,000 आपको और डिस्काउंट मिल गया, 76,000 रुपए की आपने पेमेंट कर दी। सिंपल एंट्री बन गई आपकी, परचेजेस एज एन एक्सपेंस, DR 80,000 टू डिस्काउंट एज अ रेवेन्यू, 2 लिख दिया, इसका मतलब क्रेडिट हो गया। और क्रेडिट का कॉलम इधर होता है, ऐसे बनते हैं ना कॉलम्स। ये डेट मैं भूल गई, मैंने कहा था डेट भी लिखेंगे। तो ये हो गया March 1। और यहाँ एक छोटा सा कॉलम LF के लिए, लेजर फोलियो, जिसको लिखना कभी नहीं है मगर एंट्री लिखनी है, मतलब कॉलम बनाना है। एंड टू कैश, कैश एक एसेट है, आपके पास से जा रहा है, इसलिए 76,000। यहाँ छोटा सा नरेशन, बीइंग परचेजेस मेड, इतना बहुत होता है। सो पहली एंट्री हो गई हमारी डन। तो कैश डिस्काउंट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, वो आपको सवाल का ही कोई एक हिस्सा बताएगा। परसेंटेज लिखे होने से आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बन जाती। समझ में आ गई बात? चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। सेकेंड आ गया हमारा, डेट है March 3। बॉट गुड्स फ्रॉम त्रिशा, 2 लाख रुपए, कैश डिस्काउंट 5%, ट्रेड डिस्काउंट 10%। आपने एक चीज नोटिस करी, अब इन्होंने कैश डिस्काउंट पहले लिखा है और ट्रेड डिस्काउंट बाद में लिखा है। इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि परचेज पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले मिलता है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बुक्स में नहीं की जाती है। ट्रेड डिस्काउंट की फिगर माइनस करने के बाद जो फिगर बचती है, पेमेंट क्राइटेरिया को जस्टिफाई करने के बाद उस फिगर पर आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। आगे लिखा, पीछे लिखा, ऊपर लिखा, नीचे लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। 2 लाख का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, माल खरीदते ही आप 10% के लिए एलिजिबल हो गए। आपकी जो ट्रेडिंग, आपका जो एंट्री शुरू होगा वो 1,80,000 रुपए से शुरू होगा। ठीक है, 5% कैश डिस्काउंट केवल एक इंफॉर्मेशन है। आपने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया है या नहीं किया है वो आगे पता चलेगा। हाफ ऑफ द अमाउंट पेड बाय चेक एट द टाइम ऑफ परचेज, आपने केवल आधा पेमेंट किया, बाकी का आधा अभी करना बाकी है। तो जो आधा आपने पेमेंट किया है, कैश डिस्काउंट भी आपको केवल उसी पेमेंट पर मिलेगा। तो इसको हम 2 हिस्से तोड़ देते हैं। 90,000 जो आपको त्रिशा को अभी भी देना है, तो त्रिशा आपकी बुक्स में एज अ क्रेडिटर खड़ी रहेगी विद दिस 90,000 रुपीज। और जो बाकी का 90,000 था उस पे आपको मिला कितना, 5% कैश डिस्काउंट, जो कि बन गया 4,500 रुपए। इसको जब आपने माइनस किया तो हो गया 85,500, जिसकी आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ये है डिस्काउंट की फिगर और ये है आपकी परचेज की फिगर। अगर आप इस एंट्री को सम अप करें तो आप देखो बड़े प्यारे ढंग से एंट्री बना सकते हैं। परचेज जो कि एक्सपेंस है, आपकी बुक्स में बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट होगा क्योंकि उसका बेसिक साइड डेबिट होता है, 1,80,000। त्रिशा जिसको आपने अभी भी 90,000 रुपए देने बाकी हैं, वो आपकी बुक्स में एज अ क्रेडिटर खड़ी रहेगी क्योंकि वो लाइबिलिटी है, उसका बेसिक साइड क्रेडिट होता है 90,000। बाकी के 90,000 जिसकी आपने पेमेंट कर दी है उस पर आपको एक डिस्काउंट रिसीव हुआ है जिसका नेचर है रेवेन्यू, बेसिक साइड क्रेडिट, इसलिए 4,500। और ये जो 85,500 है, क्योंकि ये आपने बैंक से पेमेंट किया है और बैंक का नेचर एसेट होता है, बेसिक साइड डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, वो घट रहा है, इसलिए 85,500। आपकी ये एंट्री यहां कंप्लीट। ब्यूटीफुल एंट्री, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आप इसको तोड़ के 2 पार्ट्स में भी कर सकते हैं। पहले परचेज और त्रिशा का रिलेशनशिप बना दीजिए, फिर त्रिशा का पेमेंट करा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सीखिए तो इस तरीके से कि आपकी एक ही एंट्री में सब कुछ कंपाइल हो जाए। अगर अभी पकड़ने में, एंट्री को समझने में दिक्कत लगी है, इसी एरिया को पॉज करिए, थोड़ा स्लो करिए, फिर सुनिए कि किया क्या है मैंने, आखिर सब यही बना है, यही सॉल्व किया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एंट्री है March 3 की। क्लियर? आगे बढ़ जाए। चलो अगला एंट्री उठाते हैं। अब देखो March 4, 6, 20 वाली जो एंट्री है वो सेल की है। सेल का मतलब क्या हो गया कि डिस्काउंट अब आपको मिल नहीं रहा है, आप दे रहे हैं। भाई प्राइमरली तो हम ये सेगमेंट ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के लिए पढ़ रहे हैं ना, तो दोनों ही साइड्स हमको देखने पड़ेंगे। डिस्काउंट केवल ले थोड़ी नहीं सकते, देना भी पड़ता है। चलो, सोल्ड गुड्स टू नूपुर,
अब आप नूपुर को माल बेच रहे हैं, ठीक है, 50,000, देखो यहाँ भी उन्होंने कैश डिस्काउंट पहले लिखा है, सिर्फ कंफ्यूज करना, पर इनको पता नहीं है कि हम अच्छे से सीख के आए हैं। हमें मालूम है कि पहले ट्रेड डिस्काउंट आता है, फिर जो बचता है उस पर कैश डिस्काउंट लगता है, वो भी तब अगर आपको एलिजिबिलिटी है तो। पिछले वाले में देखा आपने, इसमें आधा ही मिला क्योंकि उसने पूरी पेमेंट ही नहीं करी। इसलिए तो 50,000 रुपए से हमने शुरू किया, 20% ट्रेड डिस्काउंट, सिंपल 10,000 आपको मिल गया, ठीक। 20% निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 50,000 का पहले 10% निकालो, 10% का मतलब हुआ आखिरी का जीरो हटा दिया, तो 50,000 में से जीरो हटा दिया, बच गया 5,000। अब 5,000 हो गया 10%, तो 20 चाहिए तो डबल कर दो, हो गया 10,000, सिंपल। तो ये था 20% टीडी ये बच गया आपका 40,000 रुपए, 40,000 बच गया, यहाँ से आपकी एंट्री शुरू होती है। अब हुआ क्या, 4% कैश डिस्काउंट आपका एलिजिबिलिटी है, डिपेंड करता है आप पेमेंट कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। हाफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय कैश एंड बैलेंस हाफ बाय चेक ऑन द सेम डे, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। आधा आपने नगद दे दिया और आधा आपने चेक से दे दिया, तो पेमेंट आपको पूरा मिल गया। ऐसा नहीं हुआ कि पेमेंट नहीं मिला, इसलिए डिस्काउंट तो आप पूरे पे दोगे, है ना, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि कैश डिस्काउंट जो है वो केवल कैश पे एसोसिएटेड नहीं होता है, वो कैश से, चेक से, पेटीएम से, जीपे से, क्रेडिट कार्ड से, कैसे भी पेमेंट करने पर अगर आपको सेलर ने बोला है कि ये दायरा आता है मेरे कैश डिस्काउंट में, तो आपको वो कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो उसने पेमेंट चेक से और कैश से करी, इसमें पूरा डिस्काउंट आपको मिलेगा। लेकिन ये अलग अलग दो चीजें फिर दिखाने का मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये है कि आपको एक जगह कैश को क्रेडिट करना है और एक जगह बैंक को क्रेडिट करना है। तो हम लोग इसको सबसे पहले 40,000 में से 4% कैश डिस्काउंट निकाल देते हैं, ठीक है। अब 40,000 में से 4%, अब जब तो 10%, 5%, 20 पर तो आसान होता है, 4% अगर हमको निकालना है, 1 0 1 0 1 0 1 0 गया, 2 0 बच गए, यहाँ लिख लो 4 चौक 16, तो 1600 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा था आपको। यहाँ माइनस, क्योंकि टोटल पे ही मिलना है, इसलिए हमको कैश और उस पर अलग अलग क्यों करना है ना, इसको माइनस कर दिया आपने, आपकी फिगर आ गई 38 कितना 400। ओवरराइट नहीं करते कभी भी नंबर्स में, बाद में हमेशा धोखा देता है। 38,400 ये पेमेंट था जो आपको करना था, ये डिस्काउंट है, हम सेलर है ना, ठीक है, तो ये डिस्काउंट है जो हमें देना है और ये पैसा है जो हमें मिलना है, क्योंकि हम सेलर हैं। इसको हम दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देते हैं, इसको अगर मैं आधा कर देती हूँ तो ये बन गया 19,200 एक तरफ और 19,200 एक तरफ। ये पैसा मिल गया मुझे कैश से, तो कैश डेबिट हो गया, और ये मुझे बैंक से मिल गया, तो ये हो गया बैंक डेबिट। जो परचेजर है उसके लिए यही क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसका कम हो रहा है, लेकिन हम सेलर जोन में बैठे हैं, तो हमें ये इतना नगद मिल गया, हमें इतना ये मिल गया, इतना हमने डिस्काउंट दे दिया, इतना का हमने माल बेचा था। कोई कंफ्यूजन? मेरे हिसाब से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही है, ठीक है, क्लियर। अब इसकी एंट्री ड्राफ्ट कर लें, वो तो मुझे पता है आप लोग सब कर ही लोगे। चलो इस बार आप बताओ, उसके बाद मैं लिखूंगी। परचेज लिखना है सेल लिखना है। सेल रेवेन्यू होता है, इसलिए क्रेडिट में लिखा जाएगा। सेल रेवेन्यू हो गया, क्रेडिट में कितने का माल बेचा है आपने, माल टोटल बेचा है 40,000 रुपए का, ठीक। 1600 का डिस्काउंट दिया, आपके लिए खर्चा था क्योंकि आप सेलर हैं, तो डिस्काउंट एज एन एक्सपेंस आपके यहाँ डेबिट हो गया 1600 रुपए का। नगद 19,200 आपको रिसीव हुआ, तो कैश एज एन एसेट बढ़ेगा आपके पास में 19,200, और बैंक में भी आपके पास पैसा आया, तो बैंक एज एन एसेट भी बढ़ जाएगा आपके पास 19,200। जब आप एंट्री लिखते हो, जब ये टेबल बनाते हो, तो आपको नहीं पता होता कि डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है, क्योंकि इसमें कहीं दिख ही नहीं रहा डेबिट क्रेडिट मैच होता हुआ। लेकिन जब हम एंट्री बनाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मैच कर जाता है। आप इसको जोड़ के देख लीजिए, लेकिन मेरे कहे कॉन्फिडेंस पे मत चलिए, हमेशा जोड़ के देख लीजिए। 6 7 8 9 10 हासिल लगा 1, 9 9 18, 1 19, 1 20 का 0 हासिल लगा 2 2 3 और 1 4, 40,000 डन। चले अगली एंट्री पे, नूपुर मैडम का हो गया। अब चलते हैं अनुराधा पे। अनुराधा का क्या है, 6 मार्च की एंट्री है। हर एंट्री का लेवल अगली एंट्री से थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाता है, इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। हम लोग एक बार में अपने पास कई सारी टेक्स्ट बुक्स भी रख के पढ़ाई करते थे, अब करते हैं भी और करते थे भी, क्योंकि जितने अलग अलग ऑथर्स होते हैं वो अलग अलग किताबें, अलग अलग सवाल बनाते हैं, तो हमारी प्रैक्टिस उतनी स्ट्रांग हो जाती है। तो अगर सब्जेक्ट से प्यार करना है ना, तो फिर कई वैरायटी की किताबें ले और उनको सॉल्व करो ताकि आपको और मज़ा आए। चलो अब हम आ जाते हैं 6 मार्च पे। अनुराधा को आपने माल बेचा,
1 लाख का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5%। अब देखो उन्होंने ट्रेड को पहले, कैश को बाद में लिखा, कि उन्हें पता है, बच्चों को मालूम है, तो बेकार क्यों कंफ्यूज होना। तो 1 लाख में से 10% चला गया, तो 1 लाख में से 10% चला गया तो सीधा आ गया 90,000। 5% कैश डिस्काउंट है, टर्म है, आपको मिला है कि नहीं वो आगे पता चलेगा। इफ द पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन 15 दिन। तो ये सेलर, मतलब हम जो सेलर हैं, जो अनुराधा को माल बेच रहे हैं, हमने कहा अगर 15 दिन में भी तुम पेमेंट कर दोगे तो भी तुमको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। फिर ठीक है, हमने कहा है। अब अनुराधा ने क्या किया, यहां पर डेट्स का बहुत खेल आता है। 80% इज पेमेंट इज रिसीव्ड ऑन 18th मार्च बाय चेक। मतलब 1 लाख का माल था, यहां से शुरू करते हैं। 10% हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, 90,000 रुपए का माल हमने बेचा। 5% कैश डिस्काउंट का क्राइटेरिया था, अगर 15 दिन में पेमेंट कर दोगे। 15 दिन कितने हो गए, 6 मार्च से 15 अगर आप जोड़ते हो तो 6 5 21। अगर आप 21 मार्च तक पेमेंट कर देंगे तो आपको 5% कैश डिस्काउंट मिलेगा। उसने पेमेंट करी 18 मार्च को, और चेक से करी, और कितनी, 80% करी। 80% ऑफ व्हाट, भाई 90 देना था, 90 का 80% दिया, तो मतलब बाकी का 20% अभी भी उसने नहीं दिया। तो 20% अभी भी हम अनुराधा के अकाउंट में डेबिट करके रखेंगे। अनुराधा हमारी डेटर है। तो 90,000 को हमने स्प्लिट किया 80% और 20%। 80% आ गया 72,000 रुपीज और 20% आ गया 18,000 रुपीज। मुझे ये कोई फिगर ज़बानी रटे हुए नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि वो 90,000 80% 9 8 जा 72 कितने ज़ीरो लगने हैं करके वो फिगर ऑटोमेटिकली आ जाती है। इस तरफ 9 2 जा 18 करते करते ये फिगर आ जाती है। प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब 80% की पेमेंट उसने 21 मार्च तक हमारे पास था, उसने 18 मार्च को चेक से कर दी, तो उसको 5% कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा, इस पे नहीं। इस पे अभी भी अनुराधा हमारे यहाँ पर एज अ डेटर खड़ी रहेगी। ठीक है, अब इस पे हमको निकालना है 5%। 5% हो गया तुम्हारा 3400 रुपये, नहीं 5% कितना हुआ, 3600 रुपये। ठीक है, कैसे निकाला, 72,000 इंटू 5/100, 1 2 1 2, ये 0, 5 2 जा 10 का 0, कैरी ओवर 1, 35 एंड 36, 3600 रुपये। 36, तो ये हो गया 68,400। इतने की पेमेंट हमें रिसीव हो गई बाय वे ऑफ चेक, हो गया बैंक अकाउंट। अब इसकी एंट्री पास करनी है। टेबल तो हमारा बन गया, कैलकुलेशन दिख गया, लेकिन नंबर हमको जर्नल एंट्री के मिलते हैं, टेबल के नहीं मिलते हैं। टेबल साफ सुथरा बना होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एंट्री मैच ना कर रही हो तो हम उसको मिलान करने वापस आ सकें, और टीचर को भी देखने में खूबसूरत लगता है कि बच्चे ने सुंदर काम किया है। लेकिन अब इसकी एंट्री जब हम बनाएंगे तो हमारी इसकी एंट्री स्प्लिट एंट्री बनेगी। कैसे, एक हिस्सा हमको 6 मार्च को बनाना पड़ेगा और एक हिस्सा 18 मार्च को। तो हम चाह कर भी हम इसकी कंबाइंड एक एंट्री नहीं बना सकते, हमें इसकी 2 एंट्री बनानी ही पड़ेंगी क्योंकि डेट चेंज हो गई। जर्नल एक ऐसी किताब है जो डेली बेसिस पर लिखी जाती है, इसलिए आपको 6 को 6 और 18 को 18 बोलना पड़ेगा। तो जो 6 मार्च वाली एंट्री है, अब देखते हैं 6 को हुआ क्या। 6 को आपने अनुराधा को माल बेचा, पेमेंट तो उसने कुछ भी नहीं करी, तो इसका मतलब है 6 तारीख को एंट्री होगी अनुराधा एज अ डेटर, इसको हम डेबिट करेंगे, एंड टू सेल्स एज अ रेवेन्यू, इसको हम क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, 90,000 रुपए से। नरेशन लिखकर इसको क्लोज कर दीजिए। अब आ जाते हैं हम 21 मार्च, सॉरी 21 बार बार आ रहा है मेरे मन में, 18 मार्च को। 21 मार्च तक की तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, पेमेंट तो उसने 18 को कर दी ना, 18 तारीख को। अब अनुराधा का जो 90,000 था वो 72,000 रुपए तक कम हो जाएगा क्योंकि 18,000 जो बैलेंस रह गया उसकी अभी वो पेमेंट नहीं कर रही है। तो अनुराधा को हम क्रेडिट कर देंगे, अनुराधा की हम अथॉरिटी को कम कर देंगे टू द ट्यून ऑफ 72,000। इसमें से जो डिस्काउंट हमने उसको अलाउ कर दिया, आप इसको डिस्काउंट अलाउड कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमारे लिए एक्सपेंस था। कितने रुपए का, 3,600 रुपीज़ का। और क्योंकि उसने पेमेंट हमें चेक से करी है इसलिए बैंक एज एन एसेट बढ़ गया हमारे पास,
बैलेंस अमाउंट यानी 68,400 रुपीज़ का। अब इस सिचुएशन में अगर आप अनुराधा का लेजर अकाउंट बनाते हैं, अनुराधा के खाते में 18,000 बचा होना चाहिए था, है ना, क्योंकि अभी उसने पेमेंट नहीं करी है। अगर आप अनुराधा का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो आपको ये दिखेगा कि अनुराधा डेटर थी, ठीक, 90,000 रुपये से। ये एंट्री है 6 मार्च की। फिर 18 मार्च को अनुराधा का ये फिगर ख़त्म हो गया। कैसे ख़त्म हुआ? अनुराधा के पास से हमें बैंक मिल गया और अनुराधा को हमने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट दिया, बैंक आया हमारे पास 68,400 रुपीज़ से और डिस्काउंट हमने उसको दे दिया 3,600। तो अगर हम इस तारीख के बाद उसका बैलेंस देखते हैं तो बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना, ये साइड था 90,000, इसको भी बनना चाहिए 90,000, लेकिन ये 90 बनेगा नहीं क्योंकि ये कम है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा 18,000। अनुराधा के खाते में अभी भी 18,000 रुपया लेना बाकी रह गया है। तो जर्नल आपको ये बताता है कि ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है, लेकिन उसके ट्रांजैक्शन के नेट रिजल्ट, नेट बैलेंसेस आपको लेजर बताता है। आया समझ में? और मज़ा आया कि नहीं आया, है ना? चलो अब हम देखते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री में नाम है गुड्स सोल्ड टू सुधा, 1,00,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट। अब आप लोग अगर खुद भी पढ़ोगे ना, आपको बहुत अच्छा एक पिक्चर क्लियर होता जाएगा दिमाग में। डर लगेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, डर तो सभी को लगता है, लेकिन उस डर को पार पाना ही तो हमारी कोशिश होती है ना। डर पे छोड़ देना गलत है, पार पाना सही है, तो पार पाएंगे हम। तो सुधा आपको पता है, आप बेच रहे हैं, ये भी आपको पता है। 1,00,000 का माल, 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज विद इन 10 डेज। तो तुरंत यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 दिन कितना हुआ, 30 मार्च तक 10 दिन हुआ। शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन 26 एंड 30% ऑफ द रिमाइंडर ऑन मार्च 31st। आधा उसने आधा दे दिया, फिर और 30% और दे दिया, माने अभी भी कुछ रह गया है, थोड़ा सा अभी भी लेना देना बाकी छोड़ दिया इन्होंने। ये ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चों को कंफ्यूज कर लेंगे, डरा लेंगे। बच्चे डरने वाले नहीं है, उनको समझ में आ चुका है कि करना क्या है। सिंपल सी चीज़ करनी है, 1,00,000 रुपये से शुरू करेंगे, 20% टीडी मिलेगा, 20% यानी 20,000 माइनस करेंगे, खेल चलेगा 80,000 रुपये से। इसमें से अब 20 मार्च को तो उसने कोई भी पेमेंट नहीं किया, तो 20 मार्च की एंट्री तो हम इसी से क्लोज कर सकते हैं, है ना। 20 मार्च की एंट्री, सुधा को माल बेचा तो सुधा आपके यहाँ डेटर बन के खड़ी हो गई। डेबिट कर दिया आपने 80,000 रुपये और अपने यहाँ आपने सेल बुक कर ली 80,000 रुपये से। सेल परचेज का काम खत्म, अब सिर्फ पेमेंट का काम बाकी है। अब शी पेड हाफ द अमाउंट ऑन मार्च 26। अब एंट्री आई 26 मार्च की। 26 मार्च को उसने इसका आधा पैसा दे दिया, यानी कि 40,000 दे दिया। अब 40,000 में क्योंकि 10 दिन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो उसने मीट आउट किया, इसलिए उसको 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 4,000। इसका मतलब वो 36,000 रुपये का आपको पैसा पेमेंट करेगी। तो सुधा का खाता कितने से ख़त्म हो गया? 36 से नहीं, पूरा 40 से, क्योंकि 40 में आपने उसको डिस्काउंट दिया है कितने रुपए का? 4,000 रुपये का। और सुधा ने नगद किया कि कैसे किया? शी पेड ऑन दिस। अब कुछ नहीं लिखा है तो हम कैश मान लेते हैं। कैश उसने दे दिया आपको 36,000 रुपये का, काम खत्म हो गया। अब बाकी की पेमेंट में से 30% पेमेंट वो कर रही है 31 मार्च को, तो अगली एंट्री बनेगी 31 ऑफ मार्च को, जिसमें जो रिमेनिंग 40,000 थे उसका 30% वो पे कर रही है। डिस्काउंट कौन मिलेगा? नहीं, क्योंकि डिस्काउंट तो 30 मार्च तक था। तो 30% पेमेंट यानी कि 12,000 रुपये, ये 12,000 का वो पेमेंट आपको अभी कर रही है। बाकी का जो 28,000 बच गया वो सुधा के खाते में खड़ा रहेगा। वो कैसे खड़ा होगा? क्योंकि आपने ऑलरेडी उसके खाते में 80 खड़ा कर दिया था, उसमें से 40 आपने यहाँ ख़त्म कर दिया, 12,000 हम यहाँ ख़त्म किए दे रहे हैं, उसने पेमेंट कर दिए। तो कैश अकाउंट DR टू सुधा कितने रुपए से? 12,000 रुपये से, क्योंकि उसने 30% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट पे किया। ये ख़त्म कर दिया आपने।
अब हुआ क्या इसके बाद, जो बच गया, अब अगर हम सुधा का एक बार लेजर अकाउंट बनाते हैं यहाँ, तो देखो आपको बड़ा प्यारा लगेगा। ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा सुनने में, लेकिन जब आप इसको इत्मीनान से एक बार दो बार सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसी फ्लो में कहानी चल रही, कुछ नया नहीं हो रहा। मान लो मैं सुधा का खाता बनाती हूँ, तो हम बनाते हैं सुधा का लेजर अकाउंट। कितने की सेल हुई थी सुधा को, आपको डेटर आपने बनाया 80,000 रुपये से। फिर उसके बाद 26 मार्च को आपने सुधा को डिस्काउंट दिया और कैश डिस्काउंट आपने दे दिया 4,000 रुपये का। 36,000 रुपये आपने सुधा से रिसीव कर लिए। यहाँ तक हो गया। अब बचे बाकी के 40,000, जिसका 30% उसने आपको पेमेंट कर दिया। तो यानी कि एक बार फिर उसने आपको कैश दे दिया कितना, 12,000 रुपये। और 31 मार्च तक कुछ नहीं आया आपके पास में। बैलेंस आउट करेंगे अगर 80,000, ये इस साइड को हम टोटल करेंगे, ये हमारा सम टोटल 80,000 आना चाहिए। तो पहले हम इनका टोटल करके अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। तो 36 4 ये 40 हो गया, 40 और 12 ये हो गया 52,000 रुपये। तो अब हमें सुधा से कितना और लेना बाकी रह गया है, हमें उसे 28,000 रुपये और लेने बाकी रह गए हैं। ये है बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 28,000 रुपीज सुधा हमें अभी और देगी। सिंपल। अब हमको सब चीज एकदम क्रिस्प एंड क्लियर तरीके से पता चल चुकी है। अब अगर वापस से हम एक बार अपने टेबल को देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या दिखाई देगा कि 1 लाख था, 20% डिस्काउंट यानी 20,000। सुधा से हमको मिलने थे 80,000। सुधा ने 40,000 हमको उसी समय दे दिए जिस पे हमने उसको कुछ डिस्काउंट दिया। बाकी के 40,000 सुधा ने हमको देने थे, जिसका केवल 30% यानी 12,000 उसने पेमेंट किया। 28,000 रुपये अभी भी सुधा के पास से आने वापस रह गए। इस तरीके से हमारा ट्रेड डिस्काउंट का पहले एक टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद हम उसका एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। जैसे ही डेट्स बदलती हैं जर्नल एंट्री नई होती चली जाती है। आया समझ में? सो ये ट्रेड डिस्काउंट का एक दूसरा क्वेश्चन था। अब इसको इत्मीनान से दोबारा तिबारा सुनना, रिकॉल करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अब जो एक और तीसरा क्वेश्चन है वो होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, जो मैं एक्सप्लेन करके आपको दूंगी और सॉल्व उसको आपको करना है, ठीक है। वो अलग वीडियो में। यहाँ तक के लिए बाय बाय।